क्या आपको भी लगता है कि फिजिक्स लॉजिकल है? तो ज़रा एज्यूम करें इलेक्ट्रॉन पहले शेल में से गायब होके दूसरे में निकला। ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग आइडियाज़ हैं क्वांटम फिजिक्स के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है A2 का क्वांटम फिजिक्स, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। ये फिजिक्स का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। इनफैक्ट मेरी जो शिफ्टिंग है फ्रॉम इंजीनियरिंग टूवर्ड्स टीचिंग, उसमें इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा रोल है। लेकिन आपके सिलेबस कंटेंट से बाउंड होने की वजह से मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं समझाऊंगा। लेकिन मे बी आफ्टर सम टाइम मैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं बाद में, जो फॉर जनरल ऑडियंस होंगी। तो आए शुरू करते हैं A2 क्वांटम फिजिक्स पार्ट 1। सबसे पहले तो बेटे डेफिनेशन है क्वांटम फिजिक्स की, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द स्मॉलेस्ट स्केल। स्मॉलेस्ट स्केल एटॉमिक स्केल, उससे भी छोटा न्यूक्लियर स्केल, इलेक्ट्रॉनिक स्केल। क्वांटम फिजिक्स की अपनी डेफिनेशन कभी आई भी नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है, लेकिन चैप्टर है क्या इंटरेस्टिंग ब्रांच है, मेरे चैनल नेम का हिस्सा है। और सारी साइंसेस को भी अगर कंबाइन कर लिया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट और यूजफुल ब्रांच है। ये वाहिद साइंसेस की ब्रांच है जो ये दावा करती है कि जो कुछ पूरी यूनिवर्स में हो रहा है हम सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम एटॉमिक लेवल टू कॉस्मोलॉजिकल लेवल। हर चीज की एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। तो क्वांटम फिजिक्स के वंडर्स फिर किसी वक्त देखेंगे, अभी A2 फिजिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो बेटे क्वांटम फिजिक्स के जो मेन पिलर्स हैं उनमें से एक है वेव्स और पार्टिकल्स के दरमियान में डिफरेंशिएट करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ वेव, ये वन ऑफ द मेन पिलर्स है। बहुत सारे पिलर्स हैं क्वांटम फिजिक्स के, लेकिन उनमें से एक इंपॉर्टेंट पिलर ये भी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टिकल के बारे में फिजिक्स क्या कहती है। एनी ऑब्जेक्ट विद मैस, मोमेंटम। मैस तो बेटे मैंडेटरी है, मोमेंटम तब होगा जब वो मूव करेगा, मे बी चार्ज और मे बी एनर्जी। एनर्जी भी अब जाहिर बात है एनर्जी फॉर एवर तो होगी बेटे, एक तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अगर वो स्टैटिक पार्टिकल भी है तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर वाली उसको कहते हैं रेस्ट मैस एनर्जी, वो हम न्यूक्लियर के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रेस्ट मैस एनर्जी तो होगी ही होगी। इसका मतलब है पार्टिकल के पास दो चीजें तो फॉर श्योर है, मैस और एनर्जी फॉर श्योर है, मोमेंटम रिलेटेड है अगर वो मूव करेगा, और चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब इसके कंट्रास्ट में जो वेव्स हैं उनके पास बेटे सिर्फ एनर्जी होती है, उनके पास मैस हो ही नहीं सकता, चले भी तो मोमेंटम नहीं होता, चार्ज भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है। उसके बाद आगे चलें तो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, वेव्स कोलाइड नहीं करती। एएस में आपने पढ़ लिया, ये दोनों चीजें आपने पढ़ ली हैं। पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और वेव्स सुपरपोज करती हैं। पार्टिकल्स फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, वेव्स फॉलो करती हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। और फिर जब पार्टिकल्स कोलाइड कर जाते हैं तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। और पार्टिकल्स कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं। तो ये है पार्टिकल इंटरेक्शंस। वेव्स की इंटरेक्शंस क्या होती हैं, वेव्स आपको पता है रिफ्रैक्ट होती हैं, डायफ्रैक्ट होती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, रिफ्लेक्शन, स्टेशनरी वेव्स, बीट्स वगैरह, और भी कुछ प्रोसेसेस हैं वेव्स रिलेटेड। तो मैंने फेमिलियर वाले सिर्फ लिख दिए हैं। अब सबसे पहली चीज जो चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फंडामेंटल्स के बाद सबसे पहली जो जरूरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो है बेटे नेचर ऑफ लाइट। अब नेचर ऑफ लाइट के बारे में कुछ थोड़ी सी डिस्प्यूट थी। जब ये मैं क्लास में पढ़ाया करता हूं तो एक पूरा लेक्चर तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम फिजिक्स पे चला जाता है, और उसमें से ये वाली डिस्प्यूट भी आती है कि नेचर ऑफ लाइट पे डिस्प्यूट था। न्यूटन कहा करता था कि ये कारपसल्स हैं, पार्टिकल्स हैं बेसिकली। न्यूटन के ख्याल में ये पार्टिकल्स थे। और एक साइंटिस्ट था हाइजन, क्रिश्चियन हाइजन, पहली वर्किंग क्लॉक क्रिश्चियन हाइजन ने बनाई थी। तो क्रिश्चियन हाइजन का ये ख्याल था कि ये वेव है। और ये जो डिस्प्यूट या बैटल है ये उनकी डेथ के बाद थॉमस यंग ने सेटल की थी। आप लोगों ने एएस में पढ़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि न्यूटन गलत था और हाइजन ठीक कह रहा था। थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि हाइजन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वेव रिलेटेड वो ठीक था कि लाइट इज अ वेव, और न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था कि लाइट इज पार्टिकल वो गलत है। और ये थॉमस यंग ने प्रूव किया 1801 के अंदर। ये वही यंग्स है, यंग्स मॉडुलस वाला भी और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एएस के अंदर जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो वाला। तो 1801 में ये प्रूव हो गया कि लाइट वेव है, लेकिन 100 ईयर्स के बाद पता चला कि वो पार्टिकल भी है।
तो उसका हम बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे पता चला कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर तो उसकी 1801 में प्रूव हो गई, पार्टिकल नेचर बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी प्रूव हुई थी। तो ये छोटी छोटी चीजें बेटे पेपर में पूछ लेता होता है कि लाइट कहाँ कहाँ पे वेव के तौर पे बिहेव करती है। लाइट वेव के तौर पे बिहेव करती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, प्रिज्म में, लाइट माइक्रोस्कोप में, लेंसेज के अंदर, इन सब जगह पे लाइट वेव के तौर पे बिहेव करती है। और लाइट पार्टिकल के तौर पे कहाँ कहाँ बिहेव करती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बहुत ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में है, तो हम उसी को देखेंगे। हालांकि एक्चुअली लाइट पहली दफा पार्टिकल प्रूव हुई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था मैक्स प्लांक ने, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसकी तरफ आपको नहीं लेके जाता। तो हम जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं मैक्स प्लांक को, जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। अब सबसे पहली बात तो यह है कि मैक्स प्लांक के एक्सपेरिमेंट की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लाइट की पार्टिकल नेचर है, तो हम सिर्फ वहीं तक रहते हैं। मैक्स प्लांक ने यह सजेस्ट किया कि लाइट पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर सकती है, और जब वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको फोटॉन कहते हैं। तो फोटॉन की डेफिनेशन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दफा आ चुकी हुई है। 2 मार्क्स की मोस्टली आती है, कभी कभार 3 की आती है। मैं दोनों का सोल्यूशन आपको बताता हूँ। जो इस डेफिनेशन का कॉन्टेक्स्ट है ना बेटे, जो सिर्फ स्टेटमेंट है, वो तो 2 मार्क्स के लिए ही हो सकती है, वो 3 के लिए नहीं हो सकती। तीसरे नंबर का आप क्या करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फोटॉन। डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी का 1 नंबर हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का दूसरा नंबर हो जाएगा। तो तीसरा नंबर अगर 3 नंबर की भी आई हुई है ये डेफिनेशन, तो 3 की हो तो क्या करेंगे? तो आप इस डेफिनेशन में बेशक स्टेटमेंट में ना लिखें, आगे लिख दें कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या एनर्जी इज इक्वल टू HF, या स्टेटमेंट के अंदर ही बेटे डाल दें कि डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपके 3 नंबर सिक्योर होंगे कि या तो आप ये पूरी डेफिनेशन लिख के E इज इक्वल टू HF या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F लिख दें, या आप डेफिनेशन में ही डाल दें डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 मार्क्स वाला सोल्यूशन है। अदरवाइज 2 मार्क्स के लिए तो ये जो ब्लू मार्कर के साथ लिखी हुई है यही काफी है। तो सबसे पहली बात, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो कांस्टेंट आ जाता है H, प्लांक्स कांस्टेंट। फिजिक्स के जो 3 इंपॉर्टेंट 3 कांस्टेंट्स हैं, फंडामेंटल कांस्टेंट्स भी उन्हें कहते हैं, उनमें से ये एक है, एक स्पीड ऑफ लाइट है, एक ये H है, और तीसरा कैपिटल G है, वो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटी के चैप्टर में आता है ना वो। ये 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं फिजिक्स के, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो E इज इक्वल टू HF बेटे फॉर्मूला बन गया फोटॉन एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। प्लांक्स कांस्टेंट डाटा शीट में पड़ा है और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर H यूज होगा। जैसे ग्रेविटी के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल G यूज होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हर फॉर्मूला में, हर क्वेश्चन के अंदर H लाजमी यूज होगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि वेव से आप लोग ये जानते हैं V इज इक्वल टू F लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड को आपको पता है हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेंशनल है लेकिन ये बहुत सॉलिड कन्वेंशन है फिजिक्स के अंदर, इसको C से रिप्रेजेंट करना स्पीड ऑफ लाइट को। तो V की जगह C आ गया, C इज इक्वल टू F लैम्डा। अब यहां से फ्रीक्वेंसी बेटे लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दें E इज इक्वल टू HF एंड देन F की जगह पे लिख दें C बाय लैम्डा, तो ये समझ लें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूला के अराउंड रिवॉल्व करेगा। जाहिर बात है बहुत सारी फर्दर डिटेल्स हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर आपको मिलेगा। E इज इक्वल टू HF, फोटॉन्स एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, या फोटॉन एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। इससे पता क्या चला कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है और एनर्जी का वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन है। इसी बेस पे बेटे 2 ग्राफ्स मैंने बनाया। आपको पता है A2 के अंदर ग्राफ्स जरा ज्यादा आते हैं और कोई भी ग्राफ उठा के दे देते हैं, बिल्कुल सिंपल हो तो तब भी फर्स्ट टाइमर होता है तो वो 2 मार्क्स उसके दे ही देते हैं। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन था तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, और ग्रेडियंट फिर जाहिर बात है किसके इक्वल होना चाहिए? प्लांक्स कांस्टेंट। और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो फिर इनवर्स रिलेशन आपको पता है पूरी दुनिया के इनवर्स रिलेशन इसी शेप के अंदर बनते हैं। अब फोटॉन के फॉर्मूला और फोटॉन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेटे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एग्जाम में काफी आ चुके हैं और रिसेंट टाइम्स में भी काफी फेमस हैं। उसको मैंने सेपरेट हेडिंग बनाई है, फोटॉन्स इंटरेक्टिंग विद मैटर। अब मैटर में जाहिर बात है पहले मैंने एक सरफेस बनाई है जिससे वो इंटरेक्ट करेंगे, वो एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ऐसी सरफेस है जो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा?
अब इस इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें फोटोन का मोमेंटम फाइंड करना जरूरी है, इसीलिए मैंने द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय, सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला बनाया फोटोन का, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो बेटे वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशंस ऑफ ऑल टाइम है। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया mc स्क्वायर, और एक हमने आज पढ़ा है hc बाय लैम्डा। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं, जाहिर बात है mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, एक c कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया सिर्फ mc। तो c स्पीड है और m मैस है, तो मैस इनटू स्पीड आप लोगों ने एएस में पढ़ा हुआ है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम आ गया और यहां से c कैंसिल हो गया हुआ था, तो h बाय लैम्डा बचा। तो इसका मतलब है मोमेंटम ऑफ फोटोन को हम लिख सकते हैं h बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला आगे जाके दोबारा आएगा चैप्टर में एक टॉपिक में, लेकिन फिलहाल हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जरा देखें, अगर आपके पास बेटे n फोटॉन्स हैं, n मींस 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 55 ट्रिलियन 28 बिलियन व्हाटसोएवर जो भी है, आर्बिट्रेरी नंबर है, n फोटॉन्स अगर स्ट्राइक कर रहे हैं किसी एब्जॉर्बिंग सरफेस को t टाइम में, फिलहाल हमने अनस्पेसिफाइड टाइम छोड़ दिया है, कुछ भी टाइम हो सकता है, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन टाइम t। एक्चुअली स्ट्राइक क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब ही होते जा रहे हैं। तो अगर फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए तो मैंने लिखा है बेटे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। A2 के बच्चे को ऐसी चीजों में फर्दर उलझाने की जरूरत नहीं है, जाहिर बात है अगर फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया तो चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल ही हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ फोटोन अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए तो किसके इक्वल होगा, h बाय लैम्डा। अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, और रिफ्लेक्शन में भी हम जाहिर बात है फिलहाल इलास्टिक रिफ्लेक्शन को ही कंसिडर करेंगे। तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन आ गया h बाय लैम्डा। अब बेटे फोर्स एएस से आप लोगों ने पढ़ी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया, चेंज इन टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल मैंने इसीलिए लिखा है कि h बाय लैम्डा तो एक का मोमेंटम था ना, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल नंबर n इंटू h बाय लैम्डा हो गया डिवाइडेड बाय t आ गया। अब यहाँ पे जरा देखें तो मैं कहता हूँ फॉर 1 सेकंड, क्योंकि 2-3 दफा क्वेश्चन में उसने कहा है फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स अराइव कर रहे हैं, एक सेकंड में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, एक सेकंड में मोमेंटम चेंज, एक सेकंड में एनर्जी, एक सेकंड में पावर। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको ऐसे कर दिया। तो बेटे t इज इक्वल टू 1 हो गया, तो nh बाय लैम्डा बच जाएगा। अब नेक्स्ट जरा देखें तो प्रेशर आप लोगों को पता है फोर्स ओवर एरिया होता है, तो फोर्स अभी अभी हमने निकाली है nh बाय लैम्डा। तो एरिया आर्बिट्रेरी रख दें, ए जाहिर बात है अकॉर्डिंगली अगर वो कहेंगे सर्कुलर है तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर हुआ तो लेंथ इंटू लेंथ, रेक्टेंगुलर हुआ तो एरिया तो ऐसा कोई इशू नहीं, ट्रायंगुलर कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो एरिया को ए ही रहने दें, और फोर्स का फॉर्मूला NH बाय ए लैम्डा। तो प्रेशर ऑफ फोटॉन्स आ गया, प्रेशर ड्यू टू फोटॉन्स आ गया, फोर्स ड्यू टू फोटॉन्स आ गई, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स आ गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स आ गया। अगर एक फोटॉन है तो h बाय लैम्डा, और अगर बहुत सारे हैं तो NH बाय लैम्डा। अब नेक्स्ट चीज है बेटे पावर। पावर वैसे तो आप लोगों को ऐसे पता है एनर्जी ओवर टाइम होता है, इसमें भी वही वाली बात है कि अगर वो 1 सेकंड कह दे, अगर उसने 1 सेकंड ना कहा तो उसे टाइम देना पड़ेगा, या n/t की फॉर्म में, t को फिर वो सॉल्व भी नहीं करवाएगा, ये भी पॉसिबल है कि n/t को एज इट इज लेके चलते रहे। तो पावर इज इक्वल टू आ गया एनर्जी ओवर टाइम, इसमें भी टाइम को अगर 1 सेकंड कर दें तो एनर्जी का फॉर्मूला तो बेटे ये वाला चलेगा ना, hc बाय लैम्डा या hf। hc बाय लैम्डा ज्यादा वैसे चलता है क्योंकि hf बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड है, फ्रीक्वेंसी पुट की और डाटा शीट से f उठाया, तो hc बाय लैम्डा ज्यादा चलता है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी फॉर 1 सेकंड, तो NHc डिवाइडेड बाय लैम्डा आ गया। अब नेक्स्ट जरा देखें तो मैंने रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के लिए एंड पे एक सेपरेट एग्जांपल लिख दिया, और इसमें भी याद रखने बेटे इलास्टिक कोलिजन ही आ सकती है कि फोटोन जितने मोमेंटम से लगा उतने से ही वापस आ गया, मतलब 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो फिर आपको ये पता है एएस से आप लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का जितना इनिशियल मोमेंटम होता है अगर वो उतने से ही रिफ्लेक्ट हो जाए तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है, उससे डबल। If an object is undergoing an elastic collision, then change in momentum is equal to double of initial momentum. तो अगर इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा था तो बेटे डबल करना है, तो इसका मतलब है हर जगह पे 2 आ जाएगा। जो पुराने फॉर्मूलाज हमने पढ़े, फोर्स इज इक्वल टू NH बाय लैम्डा, उसमें भी 2 आ जाएगा, वही मैंने किया है। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा टोटल, ये बेसिकली टोटल चेंज इन मोमेंटम है 2 NH बाय लैम्डा। इसी तरह से फोर्स भी जाहिर बात है डबल हो जाएगी, वैसे मैंने लिख दिया अगर 1 सेकंड ही हुआ तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगी, अदरवाइज उसे टाइम देना पड़ेगा। और लास्टली प्रेशर जो आपके पास है वो भी डबल, हर चीज बेटे डबल हो जाएगी। अगर इलास्टिक कोलिजन आ जाए, इलास्टिकली रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर जाहिर बात है चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा, और सेकंड कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अदरवाइज उसे बताना पड़ेगा कि वेलोसिटी इतने % रिड्यूस हो गई, इतने % रिड्यूस हो गई, तो वो एक टेक्निकल एग्जांपल बन जाएगी। तो होपिंग कि आप लोगों को ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट 1 पसंद आया होगा। कमेंट्स में आपके फीडबैक को वेलकम कहा जाएगा, और अगर आप इस तरह के यूजफुल कंटेंट से फायदा उठाना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।